दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का एपिसोड 6। आज की कहानी होने जा रही है पुरानी इमारत। इस कहानी से कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूँ। आपके और हमारे हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर घटती है जो घटना हम किसी के आगे कभी कहते नहीं हैं, और वही घटना कभी ना कभी हमारे दिलो दिमाग पे घूमते घूमते एक ना एक दिन बयां कर देती है किसी ना किसी के आगे खुद को। और जब हम वो घटना किसी को सुनाते हैं या उसे किसी कागज़ पे लिख देते हैं तो वो घटना बन जाती है एक दास्तां। हमारे और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर कभी घटा होगा या होगा आगे कि वो घटना भुलाए नहीं भूलेगी। वो एक ऐसी घटना है जो घटना बाकियों से बिल्कुल अलग होगी। किसी के लिए वो एक बुरा ख्वाब होगा तो किसी के लिए वो एक नासूर। जब भी वो उस घटना को याद करे तो जैसे उसके ज़ख्म हरे हो जाएं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जिसे वो चाहकर भी भूल नहीं पा रहे। आज ऐसी एक घटना की, या कह लीजिए ऐसी एक कहानी, मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 5 साल पहले की बात है। मैं उन दिनों जिम जाया करता था। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़के इरफान से हुई थी। इरफान दिखने में बहुत ही खूबसूरत और अच्छी फिज़िक का बंदा था। कहने को एक फ़िटनेस फ्रीक था। रोज़ 1 घंटा जिम करता था, अच्छी डाइट लेता था, कोई भी कमी नहीं थी उसमें। और उसके दोस्त भी बहुत कम थे, कोई भी बुरी आदतें नहीं। वो स्टडी करता और जब भी फारिग होता शाम को या रात को जिम आकर 1 घंटा बिताता और वापस अपने घर चला जाता। कहने को तो उसकी फैमिली थी नहीं, क्योंकि उसके माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए थे। उसके बाद उसके चाचा ने ही उसे पाला था। बहुत अच्छी ज़िंदगी तो नहीं जी रहा था वो, लेकिन जो भी उसे ज़िंदगी थी, जो कह सकते हैं आप मिल रही थी, वो उस ज़िंदगी में खुश था। वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता था और दिल्ली कोई कोर्स करने के लिए आया था। हर कोई उसके व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी और सबसे ज़्यादा तो उसकी बॉडी को देख के ही लोग उसे बहुत पसंद करते थे। मेरी उससे दोस्ती हुई थी जब मैंने उसे एक बार लिफ्टिंग के दौरान मदद की थी। वो तब से मेरा एक हेल्पिंग हैंड बन गया था। जब भी मैं वर्जिश करता था तो वो पीछे आकर मुझे सपोर्ट करता था, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज क्यों ना हो। वो हमेशा अपने से दुगने भारी वेट्स को उठाने में एकदम परफेक्ट था, और हो भी क्यों ना, इतने साल का तजुर्बा जो था उसको। लेकिन एक कमी थी उसमें। वो जितना बाहर से दिखने में सख्त था, उतना ही दिल से बहुत ही कमज़ोर। और एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की थी उसमें, वो थी उसके राइट लेग। मैंने अक्सर देखा था कि वो कोई भी इतनी पावरफुल एक्सरसाइजेज़ वो करता था, इतनी कड़ी मेहनत करता था जिम में, लेकिन कभी भी वो लेग्स की एक्सरसाइज नहीं कर पाता था। कोशिश करता था तो तकलीफ़ के मारे उस दिन जैसे उसकी हाल बुरी हो जाती थी। इतनों बार तो मैंने ही आइसबर्ग लाकर उसके पाँव को सेका था, और जब भी मैं उससे पूछता था कि उसकी टाँग को कोई प्रॉब्लम थी या कोई मेजर इंजरी हुई थी, तो ये कह के टाल देता कि हाँ, कभी मेरे साथ कुछ घटा था, मैं बता नहीं सकता। उसके माँ-बाप तो थे नहीं जिनसे मैं पूछ पाता उसके बारे में। वो जिम में मुझसे मिलता, फिर उसके बाद अपने घर चला जाता। जबकि उसके पास मेरा नंबर भी था, तो मैं उससे इतना प्रसन्न हो नहीं पाता था, क्योंकि वो अपने घर की बातें, अपनी ज़ाती बातों को जल्दी किसी के साथ शेयर नहीं करता था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ हुआ, कुछ ऐसा कि जिस दिन उसने मुझे अपनी तमाम घटना को कह सुनाया। एक ऐसी घटना जो अलौकिक थी, जिसे सुनने के बाद मुझे यकीन हुआ कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर जुड़ी हुई है जो उसे भूले नहीं भूलती। उस दिन मुझे रिफ़ान का फ़ोन आया। मैं ऑफ़िस से घर आ रहा था।
मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने मुझे फ़ोन पे बताया कि रात बहुत हो चुकी है और वो आज जिम नहीं जा पाया था किसी वजह से। क्या मैं जिम आ सकता हूँ? मैं तो शाम को ही अपना जिम कर लिया था और वो एब्सेंट भी था उस दिन, तो मुझे लगा शायद कल आएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। मेरा ऑफ़िस से जो जिम है वो करीब ही है, तो मैं यहाँ मुझे जब 1 आवर का ब्रेक मिला था, तो मैंने वहाँ जाके 20-25 मिनट वर्कआउट किया था। हालाँकि मेरा वर्कआउट उसके वर्कआउट की तरह नहीं होता था। वो हेवी लिफ्टिंग करता था, मैं मैं नॉर्मल वर्कआउट करता था। हालाँकि मैं उतना हेवी वेट मारता नहीं था। ख़ैर, तो मैं जब जिम पहुँचा तो मैंने देखा कि वो जिम के बाहर खड़ा था, एकदम चुपचाप। मैंने उससे पूछा कि अरे! तुम जिम के अंदर क्यों नहीं गए? तो बोलता है कि जिम में कोई नहीं आया हुआ है। मैंने बोला, क्या? कोई भी नहीं? बोला, हाँ। मैं उसके साथ जिम में गया, तो वाक़ई वहाँ पे बहुत कम ही लोग आए हुए थे। मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि आज कोई भीड़ क्यों नहीं है? तो उसने बताया कि आज किसी वजह से बहुत लोग आए नहीं हैं। तो मैंने कहा कि रिफ़ान से कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छी तो बात है, जिम खाली हो तो एक अलग ही मोटिवेशन मिलती है। आप आराम से जिम कर सकते हैं, कोई भी आपको टोक नहीं सकता। हाँ, जगह भी बिल्कुल खाली होती है, वेट्स भी कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रिफ़ान का कहना था कि वो कभी भी, ख़ास करके रात गए, अकेले जिम तो करता नहीं। मैं इस बात से थोड़ा-सा अजीब-सा महसूस करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऐसा कौन-सा डर? यार, ये क्या बात हुई? रिसेप्शनिस्ट तो है ना? बोला, रिसेप्शनिस्ट रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिम में लोग नहीं हों तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। अब मुझे जो था अजीब-सा उसके सवाल से लगा। मैंने कहा कि देखो, यहाँ पर कोई भी नहीं है, तुम आराम से जिम कर सकते हो। तो उसने बिना बात की तरफ मेरे ध्यान दिए लेग एक्सटेंशन की तरफ बढ़ा। मुझे वो थोड़ा रूड लगा वहाँ पर। दिल में आया कि मैं वहीं उस वक़्त उसे छोड़कर चला जाऊँ, लेकिन मैं उसे अकेला छोड़ना। मैंने फिर उसे लिफ्टिंग में हेल्प करनी शुरू की। वो लेग्स डे था उसका। पहले वो थोड़ा वार्म अप करके लेग एक्सटेंशन एक्सरसाइज की मशीन की तरफ गया। वहाँ वो लेग एक्सटेंशन करने लगा। भी कुछ लोग वहाँ पर आए, जिन्हें देखकर जैसे रिफ़ान की जान में जान आई। मैं उसके बर्ताव को देख के बड़ा अजीब महसूस करने लगा। वो लोग अपने-अपने वर्कआउट में मगन हो गए। जिम में फिर से थोड़ा बहुत शोरगुल होने लगा। लेकिन मेरी निगाह इरफान पर थी। वो चुपचाप लिफ्टिंग कर रहा था। फिर उसने मुझे वेट बढ़ाने कहा, तो जैसे मैंने वेट बढ़ाया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगा। फिर उसके बाद उसने कहा कि उससे और नहीं हो पाएगा। वो फिर वापस पेट के बल लेटकर लेग कर्ल्स की एक्सरसाइज को करने लगा। मुझसे कहने लगा कि मैं उसके पाँव को थामे रहूं ताकि ऊपर-नीचे होते वक़्त वो सही से मसल माइंड कनेक्शन बना पाए। मैंने उसकी उसमें भी मदद की, लेकिन तभी उसके पाँव ने जवाब दे दिया। उसका पूरा एक राइट लेग नम पड़ने लगा और वो विचलित-सा हो गया। मैंने उसी वक़्त उसे एक्सरसाइज बंद करने कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है? तुम्हारे राइट लेग में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? तुम ढंग से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो? तो रिफ़ान ने मुझसे कहा कि हाँ, उसे पाँव में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए वो ढंग से कभी लेग्स की एक्सरसाइज कर नहीं पाता। इस बार मैंने रिफ़ान से कहा कि देख भाई, अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो मुझे बता। तेरा राइट लेग हमेशा नम रहता है, तू इसके बारे में कभी मुझे बताता नहीं। तू कभी अजीब-अजीब व्यवहार करता है जब अकेला होता है, आखिर बात क्या है? तो इस पर उसका जवाब था कि मैं तेरे साथ अकेले इसलिए तुझे बुलाया क्योंकि मैं अगर अकेले यहाँ आकर जिम करता तो वो साया सामने आ खड़ा होता। मैं इतना बात मैंने उससे पूछा कि कौन सा? किसकी बात कर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है। चारों तरफ वो 2-4 बंदे जो थे वही वर्कआउट कर रहे थे। तो इस पे रिफ़ान ने कहा कि
ये वही साया है जो आज से नहीं, तकरीबन कई वक्त से उसके साथ मैं बिल्कुल डर गया। मैंने कहा कि मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, सिर्फ वही लोग हैं जो जिम कर रहे हैं। तो इरफान ने कहा, तुम्हें नहीं पता, जब तुम यहाँ मेरे साथ आए थे तब वहाँ सामने उस शीशे के पास जो प्रेशर कर्ल है ना, वहाँ पर वो खड़ा था। मैं उस तरफ ही देखने लगा। न जाने क्यों मेरी सांसें एक पल के लिए थम सी गई। वहाँ कोई नहीं था। मैंने इरफान से कहा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, कौन, किसका साया है वो? जिस पर इरफान ने कहा कि ये उसकी घटना से जुड़ा है। उसने मुझसे कहा कि आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ। ये जो मेरी राइट लेग, जो तुम्हें लगता है कि मेरी कोई मेजर इंजरी है, ये मेजर इंजरी नहीं, ये एक एक्सीडेंट का नतीजा है। बहुत मुश्किल से मैंने अपने राइट लेग को रिकवर किया है। इसकी वजह यह है कि मैं एक बहुत ही ऊपरी मंजिल से नीचे आ गिरा था, और उस मंजिल से जो नीचे आ गिरा था वो घटना उस घटना से जुड़ी है जो वो साया तुम्हें, माफ़ करना, जो मुझे, सिर्फ मुझे ही दिखती है बार बार। मैंने उसके घबराहट को देखकर कहा कि शायद तुम बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, तुम चलो पहले। उसने वहीं पे वर्कआउट छोड़ा और मेरे साथ जिम से बाहर निकला। हम घर पहुँचे। मैंने उसके घर आकर उसको पानी दिया। उसके बाद मैंने वक्त की तरफ देखा। वक्त कोई 10 बजे का था। रात गहरी थी और वहाँ से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो मुझे इतना टेंशन नहीं था। तो वो अकेला रहता था मेस में। तो मैंने उससे कहा कि वो चाहे तो मेरे घर रुक सकता है, लेकिन उस पर उसने ऐतराज़ किया। मैंने उससे पूछा कि वो क्या बात है जो वो मुझे बताना चाहता था। वो जब नॉर्मल हुआ तब उसने कहना शुरू किया, अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या गुज़रा था। मैं महाराष्ट्र का हूँ, तुम्हें तो पता है। उस वक्त मैं पुणे में पढ़ाई कर रहा था। मेरे चाचा की माली हालत उतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझे कह दिया कि अब ग्रेजुएशन जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो तुम वापस गोवा चले आओ। गोवा में एक छोटा सा कस्बा कह सकते हो तुम, एक छोटी सी बस्ती है, वहाँ पे मेरे चाचा रहा करते थे अपनी चाची के साथ। और दोनों चाचा चाची के पास जब मैं पहुँचा तब मैंने देखा कि वो जगह बहुत खूबसूरत थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हरियाली, बहुत ही कह सकते हो कि खूबसूरत जगह थी। मैं अक्सर टाइम स्पेंड करने के लिए पास के एक बीच पे जाया करता था। लोगों की आबादी कम होने की वजह से उस जगह में शाम तक बहुत सुनसानियत छाया जाती थी। चारों तरफ वीरानपन हो जाता था। उस वहाँ का मौसम भी हमेशा बरसाती ही रहता था। हर घड़ी, हर महीने बादल बरस जाते थे, जिस वजह से बरसात का माहौल रहता था। धूप भी बहुत कम ही निकलती थी वहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन था। मैंने मैंने वहाँ पर जाकर कुछ महीने ही गुजारे थे, लेकिन तभी एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा घटा कि मैं वहाँ पर एक सेकंड भी ना ठहरा। मैंने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर? तो उसने बताया कि वही मेरी कहानी। दरअसल पूना से कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन जब ये वापस अपने घर लौटा, अपना इरफान, तो जिम जाने की इसकी जो हॉबी थी उस पर प्रतिबंध लग गया। ना ये ढंग से डाइट ले पाता था, ना ही ये वर्कआउट कर पाता था। वही घर पर बैठे पुशअप्स, पुलअप्स और रनिंग ही कर लेता था। ऐसे कई वक्त तक चलता रहा। ये उस बस्ती का चक्कर लगा लेता था जिस बस्ती में इनका घर था। वहीं बस्ती के पास एक पुरानी इमारत थी। एक बंद पुरानी इमारत। वो इमारत कई वक्त से बंद पड़ी थी।
अक्सर जब भी रिफ़ान शहर का बस्ती का दौरा करता था, तो वहाँ पर अक्सर चक्कर लगाते-लगाते पहुँच जाता था। उस दिन उसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा जग गई। उसने देखा कि उस इमारत के फाटक का जो रास्ता था, वो अधखुला-सा था। ज़ंग लगा दरवाज़ा पे एक मोटी जंजीर बंधी थी। रिफ़ान ने उस फाटक के दरवाज़े से किसी तरह अंदर तक दाखिल होने की कोशिश की। दीवारें पूरी तरीके से टूट चुकी थीं, जगह-जगह दरार पड़ चुके थे, सिलहन पैदा हो चुकी थी और हर तरफ तो काई ही जमा हुआ था। ऊँचे-ऊँचे घास थे लॉन पर, जिन पर चलता हुआ वो ग्रिल के पास गया तो दिखने में वो इमारत कोई घर नहीं, किसी तरह की कोई जिमशाला जैसी थी। उसके ग्रिल पर भी एक मोटा ताला लगा था, लेकिन अंदर का नज़ारा देखा जा सकता था। आसपास की खिड़कियाँ बंद थे, जिन पर मिट्टी, धूल की परत जमी पड़ी थी। लगता था जैसे सालों से वहाँ कोई नहीं आया। फर्श का भी वही हाल था। रिफ़ान ने किसी तरीके से अंदर जाने की कोशिश की तो वो नाकाम रहा। उस दिन वो अपने घर जब लौटा तो उसने अपने चाचा को ये बात बताया, तो उसके चाचा ने कहा कि उस जगह में कोई नहीं जाता और तुम भी पुरानी इमारत का रुख भी मत करना। इस पर रिफ़ान ने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि बस वो जगह मनहूस है और वहाँ अक्सर जो भी बच्चा या कोई भी उस तरफ का रुख करता है तो या तो वो बीमार हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ गलत घटता है। इस बात से रिफ़ान की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा जग गई। चाचा ने बात को आगे और बढ़ाया नहीं और वो अपने काम में लग गए। लेकिन रिफ़ान को था कि ना, मुझे तो वहाँ जाके रहना है। एक बार देखना है कि अंदर है क्या, कैसी जिमशाला है। और ऐसी छोटी सी बस्ती में एक जिमशाला, वो भी बंद पुरानी इमारत, न जाने कितने वक्त से, ये तो बड़ी बात है। उसने एक बार पूछा भी कि जिम का मालिक कौन है, लेकिन उसके चाचा ने उसकी बातों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि वो अपने काम में उलझे हुए थे। रिफ़ान ने कोशिश की कि शायद बस्ती वालों से ही कुछ पूछ-पाछ के मालूम चल जाए, लेकिन कोई फ़र्क ना हुआ क्योंकि किसी से भी उस जिमशाला के बारे में वो ज़िक्र कर नहीं सका क्योंकि कोई भी उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। रिफ़ान ने फैसला कर लिया कि वो अगली शाम फिर उस जिम में जाएगा जब बस्ती वीरान हो जाएगी, क्योंकि क्या मालूम जो हरकत वो करने जा रहा था उस पर किसी की नज़र पड़ जाए और वो उसके चाचा को जाके बता दे। रिफ़ान अगले दिन दौड़ते हुए वहाँ पहुँचा। गनीमत थी कि उस दिन उसके चाचा चाची घूमने के लिए कहीं बाहर गए हुए थे और आधी रात से पहले लौटने वाले नहीं थे। शहर से दूर कहीं किसी काम से ही गए थे। तो रिफ़ान को पूरा मौका मिल गया। इसने चेन को तोड़ने के लिए एक औज़ार और साथ में कह सकते हैं कि पूरी ग्लव्स वगैरह भी ले लिए। साथ में इसके पास एक हथियार भी था। वो हथियार कम और एक लाइटर ज़्यादा थी। तो रिफ़ान वहाँ पहुँचा अपनी तैयारी के साथ। उसने पहले तो बस्ती की तरफ देखा कि लोग जो उनका वहाँ पे आमद-रफ्त कम था कि नहीं। जब उसे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि वहाँ कोई आने वाला नहीं था, जगह बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी, तो वो दीवार फांद के उस जिमशाला का, उस पुरानी इमारत के मेन दरवाजे तक पहुँचा जो ग्रिल की थी। उसने ग्रिल में बंधी उस चेन को देखा। उसे खोलने की कोशिश की पर उसका औज़ार उस चेन को तोड़ ना पाया। उसने फिर वहाँ से सीढ़ियों से उतरते हुए इधर-उधर का चक्कर लगाया दीवारों का। तो जो खिड़की बंद पड़ी थी उसमें एक खिड़की खुली पड़ी थी। वो खिड़की शायद किसी तूफ़ान की वजह से ही, आप कह सकते हैं कि किसी वजह से टूट गई थी या उसकी चटकनी ढीली पड़ गई थी। रिफ़ान ने उस खिड़की को पूरी तरीके से खोला और उसके छज्जे पर चढ़कर उसकी ग्रिल का जायज़ा लिया। वो ग्रिल कमज़ोर था
और उसे आराम से खोला जा सकता था। इसके पास टेस्टर था। इसने उसमें बंधी जो स्क्रू थी, जंग लगी स्क्रू, उनको अपने पेचकस से खोल लिया और उस ग्रिल को आहिस्ते से एहतियात से बाहर की तरफ रखकर अंदर छलांग लगा दी। अब वो उस बंद वीरान अंधेरे भरी जिमशाला के अंदर था। तभी तूफान शुरू हो गया। बारिश तेज हो गई। अब तो रिफान को था कि अब अगर मैं निकल के जाता भी हूँ तो जाऊँ कैसे। घर तक जाते जाते तो वो बिल्कुल गीला हो जाएगा और तूफान इतनी तेज़ थी कि रास्ते भी बिल्कुल ख़राब हो जाते थे। अब बारिश शुरू हो चुकी थी। रिफान जिनके अंदर था वो भूल चुका था कि वो कहाँ है। उसने पहले तो टॉर्च से चारों तरफ देखा तो चारों तरफ एक नीम अंधेरा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहा उसने देखा कि वो एक बहुत लंबा हॉल जैसा कमरा था और वहाँ पर तरह तरह के जिम के उपकरण थे, लेकिन सब टूटे फूटे थे। कुछ बहुत ही कह सकते हैं आप कि काम के थे, लेकिन लगता था जैसे कि ज़माना हो गया था उन्हें किसी ने छुआ था। वहाँ पे हर मशीन थी, लेट पुल डाउन मशीन, बेंच प्रेस, डंबल्स के रैक थे, जो पहले के ज़माने में ओल्ड स्कूल एक टिपिकल जिम होया करता था, बिल्कुल वैसा ही था वहाँ का माहौल। दीवारों पर कुछ तस्वीरें थी, टूटी तस्वीरें। इरफान ने उस पर टॉर्च मारी। वो एक शख्स की थी, कोई बॉडी बिल्डर जो शायद स्टेज पे कभी पोस्ट कर रहा था। उसकी एक एक मसल्स फट के जैसे बाहर आ रही थी। इरफान जैसे मंत्रमुग्ध सा उसको देखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कहाँ आ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटे से बस्ती में, गांव जैसे बस्ती में, कभी किसी ज़माने में जिम भी हो सकता था। अब वो ये जानना चाहता था कि इस जिम का मालिक कौन है और क्यों उसने इस जिम को बंद कर दिया, जबकि यहाँ पर उसके तमाम सामान पड़े हुए थे। इरफान ने पहले तो अपने बैग से एक कपड़ा निकाला और तमाम मशीन्स और जो जो उपकरण उसको दिखे उसको पोंछने लगा। सोचा कि उसे एक बार ट्राई करके देखो। डंबल्स में जंग लग चुके थे, फिर भी उसने उसे किसी तरह उठाया और उससे एक्सरसाइज की। फिर उसने लेट पुल डाउन मशीन के पास जाकर उसके ग्रिप को खींचा तो वो आराम से खींच रही थी। वेट्स भी बदस्तूर पड़े हुए थे उस पर। कुछ मशीनें ऐसी थी जो काम नहीं कर रही थी, जैसे कि लेग कर्ल्स और लेग प्रेस की जो मशीन्स थी वो काम नहीं कर रही थी। बाकी सारे उपकरण वैसे पड़े हुए थे। स्क्वाट ट्रैक भी था। रिफान को जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। एक वीरान जिम, जहाँ उसे ना रोकने वाला कोई, ना टोकने वाला कोई। वो अकेला वहाँ पर, वो 1 घंटा तो क्या, पूरे पूरे दिन वहाँ जिम कर सकता था। रिफान ने मारे खुशबख्ती के ये भूल गया कि वो उस वक्त कहाँ था। उसने फ़ौरन कुछ पुशअप्स मारे और फिर बेंच प्रेस की। उसमें कुछ वेट्स लगाए बारबल रॉड में। फिर उसके बाद उसने डंबल्स उठाए और वो अपने कसरत में लगा रहा। तकरीबन 35 मिनट बाद जब वो फारिग हुआ तब उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा बदन जैसे एक असली वर्जिश करके जो पंप मिलता है वैसा उसको महसूस होने लगा। इतने वक्त बाद फाइनली उसने जिम की शक्ल देखी थी। उसने वर्कआउट अच्छे से किया था। अब तो उसका दिल था कि रोज़ पुशअप पुलअप्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं आना था, चुपचाप खिड़की से दाखिल होऊंगा और अपना वर्कआउट करूंगा। यही सोचकर रिफान ने फ़ौरन अपना बैग वापस पैक किया, खिड़की के पास गया। उसने खिड़की के ग्रिल को दोबारा नहीं लगाया, उसके ऊपर जंप किया। उसके लिए अच्छा था एक कि उस वक्त कोई उसे देखने वाला वहाँ नहीं था। लेकिन तभी वो जैसे छज्जे के ऊपर चढ़ के बाहर कूदने वाला था, अचानक से कुछ गिरा। उसने पीछे मुड़कर देखा
अंधेरे में उसे कुछ दिख नहीं रहा था। बाहर तेज़ बादल गरज रहे थे, बरसात हो रही थी। बादल इतने ज़्यादा आसमान की तरफ घिरे हुए थे कि कुछ भी देखना मुनासिब नहीं था सिवाय बाहर के। उसने टॉर्च जला के एक बार वापस जिम के अंदर एक पाँव रख के देखा, वहाँ कोई नहीं था। तो फिर गिरा क्या? वो आगे बढ़ा। उसने सोचा कि एक बार जिम देख ही लेता हूँ, बरसात तो ऐसी ही हो रही है, चाहे बाद में जाऊँ या अभी क्या फ़र्क पड़ता है। वो उस जगह पहुँचा जहाँ उसने वो आवाज़ सुनी थी। वो लेट पुल डाउन मशीन के पास उस जगह का एरिया था जहाँ पर लोग डेडलिफ्ट्स वगैरह करते हैं। वहाँ पे रिंग और चक्के ऐसे जुड़े हुए थे जैसे लगा था कि अभी वहाँ किसी ने कसरत की हो। लेकिन जब वो जिम के अंदर घुसा था तो वहाँ पर तमाम उपकरण तो बिखरे पड़े थे, अपनी अपनी जगहों में पड़े थे। तो फिर ये बाबल रोड पर इतने सारे वेट्स रखकर कौन डेडलिफ्ट कर रहा था? उसने वो आवाज़ तभी सुनी थी जब वो किसी ने उस भारी वेट प्लेट्स को ज़मीन पर रखी हो। वहाँ कोई था। उसने चारों तरफ टॉर्च जलाई। जिम में कोई नहीं था, एकदम अंधेरा। उसे थोड़ी सी घबराहट होने लगी। वो फ़ौरन वापस उल्टे कदम खिड़की के छज्जे के पास आया। उसने खिड़की के छज्जे पर पाँव रखा और फिर नीचे कूदा। वो वापस बरसात में भीगता भागता घर पहुंचा। गनीमत थी कि घर पर कोई नहीं था, वरना अगर कोई चाचा चाची उसे देख लेते तो उससे सवाल करते। रिफान ने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वो अगले दिन ज़रूर जिम जाएगा। उस रात वो चाचा चाची के आने के बाद आराम से अपने बिस्तर पर आकर सोने लगा। बरसात तेज़ थी। अचानक उसे किसी की होने की महसूस हुई। कोई था जो कमरे के पास सिरहाने में खड़ा था। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि कमरे में कोई नहीं था। अभी वो ये सोचकर वापस तकिए पे सर रखने ही वाला था कि उसने देखा कि खिड़की के पास एक आदमी खड़ा था। एकदम से अपने सामने किसी आदमी को देख कमरे का दरवाज़ा बंद, जिसे उसने खुद बंद किया था, लॉक किया था, और एकदम से वो उसके कमरे में मौजूद था। इरफान दहशत में आ गया। बिस्तर पर खड़े होकर उसकी तरफ देखा। कौन हो तुम? उसने उससे पूछा। तभी जब उसने अपनी शक्ल उसकी तरफ का रुख किया तो इरफान की जैसे मानो सांसें अटक गई। ये वही शख्स था जो उसने उस तस्वीर में देखी थी, वही बॉडी बिल्डर की तस्वीर में। वही शख्स, वही चेहरा, लेकिन बस तो कोई फ़र्क था तो बस इतना कि उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। उसने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी तो जैसे इरफान के गले से चीख उठी। वो जब नींद से जागा तो उसे एहसास हुआ कि वो किसी बुरे ख्वाब में था। अचानक उसने पाया कि अब वक्त कोई सुबह के 5 बजे का था और आज उसे उठना था। इरफान कल के गए उस जिम के वाक़यात से वैसे ही बहुत ज़्यादा रोमांचित था। उसने सोचा कि आज सारे काम ख़त्म करके आराम से शाम को मैं उसी जिमशाला की तरफ जाऊंगा, उसी पुरानी इमारत की तरफ। और दोस्तों, यही उसकी आखिरी भूल होने वाली थी, क्योंकि उसके बाद उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। ऐसी बदलने वाली थी कि वो सपने में भी सोच नहीं सकता था।